Good morning, students. Our ongoing topic is elasticity of demand. In the last class, we had done till factors affecting elasticity of demand. बच्चा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि आपको यह बताना था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अगर चेंज आता है, यू कैन चेंज द डिमांड, तो आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कैसी होगी बच्चों? आपने बोला हाई इलास्टिक सर। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं आता है तो आप लोगों ने बोला बच्चों कि डिमांड इन इलास्टिक होगी। ऐसे ही आप लोगों ने किया। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक इन दोनों फॉर्म को बताते हुए आप लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किए बच्चा। जब हमने टॉपिक शुरू किया था बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमने ये बोला था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। बच्चा उसके बाद हमने ये बोला कि डिमांड को सिर्फ प्राइस अफेक्ट नहीं करता है, डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आपने पढ़े हैं डिमांड चैप्टर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, आप सबने पढ़ा। तो अगर मैं बोलता हूं कि इलास्टिसिटी डिमांड यानी डिमांड में रिस्पॉन्स प्राइस की वजह से आता है, सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड में रिस्पॉन्स आता है, तो मैंने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम डिमांड का रिस्पॉन्स देख रहे हैं ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसे हमने बोला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम डिमांड में रिस्पॉन्स मेजर करते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसे बोलते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने 3 टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखे थे जब चैप्टर शुरू किया, टॉपिक शुरू किया आप लोगों ने। हमने प्राइस इलास्टिसिटी फिनिश कर लिया बच्चों, वहां मेथड्स भी कर लिए। इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं आप प्राइस इलास्टिसिटी को, आर्क मेथड से, परसेंटेज मेथड से, पॉइंट मेथड से, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। आज का जो टॉपिक है बच्चा वो न्यू टॉपिक है, टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए बच्चों, जब आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था बच्चों, तो आपने क्या लिखा था कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑन प्राइस, उसके अलावा इनकम, उसके अलावा चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो हमने इस फैक्टर्स को, स्टेटमेंट को देखते हुए क्या देखा कि इलास्टिसिटी को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया बच्चों। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी, इसको हमने बोला ईडी। सेकंड क्रॉस इलास्टिसिटी, थर्ड इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी इज ईवाई, क्रॉस इलास्टिसिटी ईसी। तो आज हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, उसके बाद करेंगे क्रॉस। तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये शुरू करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स कितने हो सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या बन सकता है बच्चों, इन सारी बातों पे आप लोग ध्यान दें। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट थिंग, इनकम इलास्टिसिटी इज डिफरेंट थिंग। अगर डिमांड में रिस्पॉन्स प्राइस की वजह से आ रहा है और हम उसको मेजर कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी है, हम जो कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का है। अगर डिमांड में रिस्पॉन्स इनकम से आ रहा है और हम रिस्पॉन्स को मेजर कर रहे हैं तो वो इनकम इलास्टिसिटी है बच्चों, ई वाई, नॉट ई डी। ई वाई मतलब इनकम इलास्टिसिटी, वाई फॉर इनकम, ठीक है। चलो ना, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी, बच्चा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ध्यान यहीं रहे बच्चों। इनकम इलास्टिसिटी आप लोगों ने पहले टॉपिक नहीं पढ़ा बच्चों, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी। चलिए सबसे पहले बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब तक हम पढ़ते थे प्राइस इलास्टिसिटी, हम बोलते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी, तो हम क्या बोलेंगे, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नॉट प्राइस। अगर आप इस चीज को इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। आप बोलेंगे सर इनकम इलास्टिसिटी इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, अगर मैं फॉर्मूला इसका बनाता हूं तो क्या बनाऊंगा, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, नॉट प्राइस।
इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम नॉट प्राइस। बच्चों इनकम इलास्टिसिटी क्या है? इनकम इलास्टिसिटी रेशियो है किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का और परसेंटेज चेंज इन इनकम का। अब क्या देख रहे हैं आप फॉर्मूला में बच्चों? फॉर्मूला देखिए ध्यान से, मैं फॉर्मूला क्या बनाता हूं, ई वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, ई वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इससे पहले हम यहां पर प्राइस लिखा करते थे बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग इनकम की जगह प्राइस लिखा करते थे। अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी, तो हम लिख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बच्चों अगर आपकी इनकम में चेंज आता है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपकी इनकम अगर इंक्रीज होती है, आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को भी इंक्रीज करते हो, राइट? आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड को भी इंक्रीज करते हो, और जब डिमांड को इंक्रीज करते हो और उसे आप मेजर कर रहे हो, कितना इनकम के बढ़ने से कितना डिमांड में रिस्पॉन्स आया, उसका आप कोएफिशिएंट निकालना चाहते हो। कितनी इनकम चेंज होने से कितना डिमांड में रिस्पॉन्स आया, आप उसको मेजर करना चाहते हो रिस्पॉन्स को। उसे ही मैं बोल रहा हूं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी यही है कि मेजरमेंट करना। किसका मेजरमेंट? कि कितना डिमांड में रिस्पॉन्स आया, कितना डिग्री। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ऐसा हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इसलिए फॉर्मूला बना इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। दैट्स इट। अब इसी फॉर्मूले को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में परसेंटेज मेथड में एक्सटेंड किया फॉर्मूला, वैसे आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको मेजर करना है बच्चा। अब कैसे करते थे? आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आप क्या करते थे? Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज चेंज निकालते थे डिमांड में बच्चों। इसी के बाद आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब निकालना चाहते हैं आप परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आप लिखेंगे Y1 यानी कि न्यू इनकम माइनस Y मतलब इनिशियल इनकम डिवाइड बाय Y इंटू 100। ये आपका परसेंटेज चेंज इन इनकम फाइंड आउट होगा बच्चों। सेम एज लाइक प्राइस इलास्टिसिटी, कोई डिफरेंस नहीं है। Y1 माइनस Y डिवाइड बाय Y इंटू 100, ये आपका परसेंटेज चेंज इन इनकम। नंबर 1 आपने ये निकाल लिया बच्चों, नंबर 2 आपने ये निकाल लिया बच्चों। इसके बाद अगर आप इसको और एक्सटेंड करें बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है कि ई वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं ये वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज जो मैंने फाइंड आउट की है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड की और परसेंटेज चेंज इन इनकम की, इनको पुट करता हूं बच्चों। इनको पुट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100। ये तो क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज हो गया बच्चों। इसी में मैं पुट कर रहा हूं डिवाइड बाय Y1 माइनस Y डिवाइड बाय Y इंटू 100। इतना समझ में आया बच्चों आपको? बोलूं इसके बाद मैं 100 कैंसिल करता हूं बच्चों। कैंसिल करने के बाद मुझे मिलता है Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q, उसके बाद इसके नीचे होल डिवाइड है Y1 माइनस Y डिवाइड बाय Y। ओके, यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा। इसी चीज को अब मैं और कैसे एक्सटेंड करूंगा बच्चों? Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं बच्चा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप Y डिवाइड बाय Y1 माइनस Y, Y डिवाइड बाय Y1 माइनस Y। तो आप Q1 माइनस Q को क्या बोलते थे बच्चों? बोलो, Q1 माइनस Q को आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा Q। ओके, और यहां Y1 माइनस Y को क्या बोलेंगे बच्चों? Y1 माइनस Y को क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलेंगे चेंज इन Y, डेल्टा Y। ओके, तो ये आपका EY का एक फॉर्मूला बन के आ गया
कि इनकम इलास्टिसिटी मतलब कि EY इज इक्वल्स टू क्या बना बच्चों? EY इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड बच्चा, EY इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू, देखिए बच्चा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू Y अपॉन डेल्टा Y, ये आपका फॉर्मूला बन के आया बच्चों। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा EY, ओके। तो इस तरह से आप प्राइस इलास्टिसिटी के साथ साथ इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि फाइंड आउट इनकम इलास्टिसिटी, तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो ये और या तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूला आपके पास है बच्चों। न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी इनकम इलास्टिसिटी को हमने डिफाइन कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, इनकम इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगर आपको बोला जाए कि इनकम इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं डिवाइड कर सकता हूं बच्चों तीन पार्ट में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं डिवाइड कर सकता हूं बच्चों तीन पार्ट में। टाइप्स करने से पहले एक बार नोट से आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों इनकम इलास्टिसिटी क्या है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब क्वेश्चन राइज होता है, सर आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? सर आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? बच्चों डिपेंड करता है आपकी गुड्स कौन सी दी हुई है आपको। क्वेश्चन में आपको गुड्स कौन से गिवन है, नॉर्मल या इंफीरियर, डिपेंड करता है। अगर आपको दी हुई है नॉर्मल गुड्स की डिमांड और साथ में इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा बच्चों, क्योंकि इनकम का और डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन पॉजिटिव होता है बच्चों, आपने पढ़ रखा है ना। और अगर आपको दी हुई है इंफीरियर गुड्स और साथ में इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो वहां पर पक्की बात है इनकम बढ़ रही होगी तो डिमांड फॉल हो रही होगी, तो आपका आंसर आएगा बच्चों नेगेटिव में। हमारा इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है इनकम में और डिमांड ऑफ कंज्यूमर। तो इस तरह से आप इनकम इलास्टिसिटी के आंसर अलग अलग आपको मिलेंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चों जीरो भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, कब? उसी के लिए हम पढ़ेंगे अब टाइप्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ व्हाट? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, टाइप से पहले यहां कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें एक स्टेटमेंट है, देयर इज अ यूजफुल रिलेशनशिप between income elasticity for a good and proportion of income spent on it. The relationship between the two is described as follows in the following propositions. इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम एक बार टाइप्स पढ़ते हैं बच्चों, कि मैं आपको जो बता रहा हूं कि इनकम इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो मैं आपको तीन टाइप बताऊंगा कि इनकम इलास्टिसिटी को आप कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से तीन टाइप, वो टाइप्स पढ़ने के बाद ये पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे बच्चों। चलिए, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। बच्चा टाइप्स में नंबर 1 पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बहुत सिंपल है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। सेकंड टाइप बच्चा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा टाइप है बच्चों जीरो इनकम इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। बच्चों आपकी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होगी मैं आपको यह बताऊंगा, नेगेटिव कब होगी ये बताऊंगा, और फिर जीरो कब हो सकती है ये बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होती है बच्चों? इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होती है? नंबर 1 पॉजिटिव EY, ओके। इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव in case of income elasticity is positive in case of normal goods, in case of normal goods
Why? Because as income of consumer increases, quantity demand of normal goods also increases. बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखो. There is direct relation. There is direct relation between. There is direct relation between income of consumer and demand of normal goods. बच्चों आप लोगों ने डिमांड चैप्टर में पढ़ा है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी बच्चों, और आपकी इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होगी. आपको क्या दिख रहा है बच्चों? आपको दिख रहा है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन income of consumer and demand of normal goods. बच्चों इनकम में और नॉर्मल गुड्स की डिमांड में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. ओके, इसी को आप डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों. इसी को आप डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स आप लिखिए यहां पर. वाई एक्सिस पर आप प्राइस लिखते थे बच्चों, अभी आप लिखेंगे इनकम, क्योंकि आप इनकम इलास्टिसिटी करने जा रहे हैं बच्चों. तो आपकी इनकम और डिमांड गिवन है ओ वाई एंड ओ क्यू. आपकी इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाता है नॉर्मल गुड्स की. तो आप लोग क्या देखते हैं बच्चों कि रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है इनकम में और डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स में. आपका डिमांड कर्व ऐसा आता है बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग. तो आप बोल सकते हैं यहां पर इनकम इलास्टिसिटी कैसी है बच्चों? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपने कर लिया बच्चों. चेंज इन क्यू अपॉन वाई इनटू चेंज इन क्यू अपॉन वाई इनटू y अपॉन डेल्टा y. ये आप लोगों ने किया. तो आप लोगों ने पढ़ा कि चेंज इन q या अपॉन चेंज इन y आप बोल दो इनटू y अपॉन q. इस तरह से आप फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने. देखिए चेंज इन q अपॉन q इनटू y अपॉन चेंज इन y. ये आपका फॉर्मूला है किसका? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. ठीक है बच्चों. इसके बाद सेकंड टाइप बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी का सेकंड टाइप. वो टाइप क्या है बच्चों? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. बच्चों इनकम इलास्टिसिटी कैन बी नेगेटिव. इनकम इलास्टिसिटी कैन बी नेगेटिव. कब? इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव in case of income elasticity is negative in case of inferior goods. कौन सी गुड बच्चों? inferior goods. inferior goods के केस में इनकम इलास्टिसिटी बच्चों कैसी होती है? नेगेटिव. क्यों होती है? बिकॉज there is inverse relation between income of consumer and demand of inferior goods. बच्चों जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है किसकी? इंफीरियर गुड्स की. इसको आप डायग्राम से प्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स. ओके, क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स. वाई पे क्या लिखेंगे बच्चों? वाई पे लिखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर. मान लीजिए गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ओ वाई एंड डिमांड इज ओ क्यू. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है बच्चों वाई से वाई वन, तो कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम करता है. आप लोगों ने पढ़ा बच्चों डिमांड चैप्टर में. तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो रिलेशन है वो इनवर्स है, नेगेटिव है बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ
इंफीरियर गुड्स, तो आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। यहां बोलेंगे आप इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। तो इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इन केस ऑफ कौन से गुड्स बच्चों? इंफीरियर गुड्स। अगर आपसे पूछे कि इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव इंफीरियर गुड्स के अलावा और कौन से गुड्स में हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर गिफ्ट गुड्स, क्योंकि गिफ्ट गुड्स में भी आपने यही पढ़ा है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप गिफ्ट गुड्स नहीं लेंगे क्योंकि वो लो क्वालिटी है, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स ही हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी, आप उनकी डिमांड भी नहीं करते। तो गिवन गुड्स में भी आपकी इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी एज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। बच्चों आ गया समझ आपको? बच्चों थर्ड एंड लास्ट केस है, इनकम इलास्टिसिटी कैन बी जीरो ऑल्सो। सोचिए बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी जीरो कब होगी? थर्ड केस, इनकम इलास्टिसिटी is zero in case of। बच्चों इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम बढ़ती रहे या कम होती रहे, आपकी इनकम बढ़ती रहे या कम होती रहे, पर डिमांड में कोई चेंज ना आए। ऐसी कौन सी गुड्स है बच्चों? ऐसी गुड्स है नेसेसिटी गुड्स। कौन सी गुड्स बच्चों? नेसेसिटी गुड्स। जरूरत, आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए या कम हो जाए, आप नेसेसिटी गुड्स की डिमांड उतनी ही करेंगे। तो इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी बच्चों जीरो होगी। तो ई वाई इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, क्योंकि वहां इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों इनकम इलास्टिसिटी जीरो इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम देखिए बच्चों, अगर आप एक्स एक्सिस पे लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स, ठीक है, और वाई पे लिखते हैं बच्चों आप इनकम, आपकी इनकम ओ वाई और डिमांड इज ओ क्यू। लेट आपकी इनकम बढ़ती है ओ वाई से ओ वाई वन या कम होती है ओ वाई से ओ वाई टू। आप डिमांड में कोई चेंज नहीं करेंगे बच्चों, जितनी डिमांड पहले थी उतनी ही रहेगी। तो इस केस में आपका ई वाई इक्वल्स टू जीरो होगा बच्चों, ई वाई इक्वल्स टू जीरो होगा बच्चों इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो। ओके, अब इन तीन टाइप को पढ़ते हुए, इन तीन टाइप को समझते हुए हम नोट्स पे आते हैं और देखते हैं कि वहां जो 4-5 पॉइंट्स दिए आपको उनका क्या मतलब है। देयर इज यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड एंड प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन इट। आप इनकम का कितना पोर्शन किसी गुड्स पे स्पेंड करते हैं, उससे भी पता चलेगा आपको इनकम इलास्टिसिटी कितनी है, एक से ज्यादा, एक से कम, या एक के बराबर, या जीरो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, जितना चेंज डिमांड में हो रहा है उससे ज्यादा चेंज इनकम में है, मतलब आपकी इनकम का परसेंटेज चेंज ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, बट उसी प्रोपोर्शन से डिमांड नहीं बढ़ रही है, उससे कम प्रोपोर्शन से बढ़ रही है। तो ऐसी गुड्स कौन सी हैं? इन दिस केस इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, एक से कम होगी, क्योंकि आपकी परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है बच्चों वो कम है और परसेंटेज चेंज इन इनकम ज्यादा है। एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल बच्चों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड मान लो 20% का है और परसेंटेज चेंज इन इनकम मान लो 40% का है, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी बच्चों यहां पे आती है 0.5, एक से कम। ई वाई इज लेस देन 1। एग्जाम्पल दिया वीट का, क्योंकि हमारी इनकम अगर ज्यादा भी बढ़ जाए
तो हम वीट ज्यादा नहीं लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि वीट नेसेसरी गुड है सर, बिल्कुल ठीक है, बट वहां पर तो हम डिमांड सेम रखते हैं। आपकी इनकम कितने भी बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए, पर वीट की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम की बढ़ रही है, जितनी इनकम प्रमोशन है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड इज ग्रेटर देन 1, सच गुड्स आर नोन एज लग्जरी गुड्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी, लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी होती है मोर देन 1। बच्चों कैसी होती है? मोर देन 1। अब देखिए बच्चों आगे, अगर इनकम में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, इफ देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन परसेंटेज चेंज इन इनकम एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज नेगेटिव। ऐसा होता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स लाइक बाजरा। कैसा होता है? इंफीरियर गुड्स लाइक बाजरा। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट पे, व्हीट वाले पॉइंट पे, और बाजरा वाले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। बच्चों बाजरा इज इंफीरियर, ओके, बाजरा इज इंफीरियर एंड व्हीट इज, बच्चों व्हीट इज नॉर्मल, व्हीट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है बच्चों? हम बोलेंगे पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। तो यहां 0.5 आपका आंसर आया था और वो पॉजिटिव ही था, नेगेटिव नहीं था। नॉर्मल गुड्स समझते हुए, व्हीट को एज अ नॉर्मल गुड समझते हुए आप ये बोल दो इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम प्रॉपर बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स की, किसकी? नेसेसिटी गुड्स की, ऐसी गुड जो नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरत की, मेडिसिन है, सॉल्ट है, मेडिसिन या सॉल्ट, इन केस में आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आप डिमांड कांस्टेंट रखोगे, सेम रखोगे, तो इनकम इलास्टिसिटी जीरो इन केस ऑफ जिनके प्राइस बहुत कम होते हैं, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं भी आप मान सकते हो। एग्जांपल दोगे आप, इफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज सेम एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसे बोलेंगे हम यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। ऐसे एग्जांपल कोई नहीं है, बट अजम्पशन बेस आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट बन सकता है। उसके बाद, इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, अगर इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, इस केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी बच्चों? जीरो। एग्जांपल दे रहा है बटन्स, नीडल्स, मैच बॉक्स आप लिख सकते हो, मेडिसिन आप लिख सकते हो, नेसेसिटी गुड्स भी लिख सकते हो। तो इनकम इलास्टिसिटी जीरो इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स बच्चों। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव, नेसेसिटी गुड्स में जीरो। ये तीन टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका टॉपिक था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह यहां पर बहुत सारे मैथड्स नहीं है, एक्सपेंडिचर मैथड हो गया, या ज्योमेट्रिक मैथड हो गया, या आर्क मैथड हो गया। यहां सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मैथड जो हमने कर लिया, एक फॉर्मूला बनाकर। फॉर्मूला क्या था बच्चों? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। बहुत सिंपल है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हमने इलास्टिसिटी डिमांड के तीन टाइप्स पढ़ने हैं बच्चों। पहला हम कर चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा हमने पढ़ा इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा टाइप बच्चों है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बच्चों? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो इस पे, क्योंकि यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों हमने अब तक ये पढ़ा कि गिवन गुड का प्राइस, गिवन गुड का प्राइस गिवन गुड की डिमांड को अफेक्ट करता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी, उसका रिस्पॉन्स अगर हम मेजर करते हैं तो। अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर किसी एक गुड के प्राइस चेंज होने से, किसी एक गुड के प्राइस चेंज होने से उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है, किसी एक गिवन गुड के प्राइस चेंज होने से उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है, और उस चेंज को मैं मेजर करना चाह रहा हूं, उसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? मैं उससे प्राइस इलास्टिसिटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसी गुड की प्राइस और उसी गुड की डिमांड की बात नहीं कर रहा मैं एक गुड के प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड की बात कर रहा हूं।
एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरी गुड की डिमांड में चेंज आया, उस रिस्पॉन्स को हम मेजर कर रहे हैं। प्राइस किसी और गुड का, डिमांड किसी और गुड की। दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस। एक का प्राइस, दूसरे की डिमांड। मान लीजिए प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होती है। तो मैं कॉफी की प्राइस इलास्टिसिटी निकालना चाहता हूं अगर चेंज हुआ है टी के प्राइस में। तो यहां टी का प्राइस है, कॉफी की डिमांड है। दिस इज नॉट प्राइस इलास्टिसिटी, दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी, दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अब कैसे मेजर करते हैं, क्या मीनिंग है क्रॉस इलास्टिसिटी का, देखिए बच्चों। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ it refers to the ratio of percentage change in quantity demand of good Y to percentage change in price of good X, percentage change in price of good X। बच्चों Y के डिमांड और X के प्राइस, Y की डिमांड में परसेंटेज चेंज डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, उसका रेशियो जो होगा उसको बोल रहा हूं मैं क्रॉस इलास्टिसिटी। कैसे बच्चों, फॉर्मूला देखिए ध्यान से। EC, इसे बोलेंगे बच्चों आप EC, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड Y, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड Y डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? डिमांड का परसेंटेज चेंज जो है वो गुड वाई का है, प्राइस का परसेंटेज चेंज जो है वो गुड एक्स का है। इस फॉर्मूले को आप कैसे और एक्सटेंड करेंगे बच्चों, डेरिवेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वाई निकालना चाहते हैं हम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई निकालना चाहते हैं हम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, Q1 ऑफ Y माइनस Q ऑफ Y गुड Y डिवाइड बाय Q ऑफ गुड Y इंटू 100। मैंने सब कुछ गुड Y का लिया, गुड Y की न्यू डिमांड, गुड Y की इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय गुड Y की इनिशियल डिमांड इंटू 100। अब मान लीजिए बच्चों मुझको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। इसको एग्जांपल से करेंगे बच्चों हमें कभी। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है प्राइस का अगर गुड एक्स का निकालना है तो। बच्चों P1 ऑफ एक्स गुड माइनस P ऑफ एक्स गुड डिवाइड बाय P ऑफ एक्स गुड इंटू 100। बच्चों डिमांड Y की है, प्राइस किसके है, एक्स के। एक गुड की डिमांड दूसरी गुड के प्राइस, ऐसा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। तो आप क्या देखेंगे, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100। ये सब किसका है बच्चों, Y का। किसका है बच्चों, Y का। ऐसे ही डिवाइड बाय P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। ये किसका है बच्चों, ये है गुड एक्स का। किसका बच्चों, गुड एक्स का। ये कैंसिल हो गया 100। इसके बाद जो वैल्यू बचती है आपके पास बच्चों, Q1 माइनस Q को क्या बोलते हैं आप, Q1 माइनस Q को क्या बोलते हैं बच्चों आप, चेंज इन Q। कौन से गुड का है ये, गुड Y का, डिवाइड बाय Q गुड Y का। उसके नीचे P1 माइनस P को क्या बोलते हैं बच्चों आप, चेंज इन P। किसका है बच्चों, X का। और नीचे प्राइस किसका है, X का। इसको आप और कैसे लिखेंगे बच्चों, चेंज इन Q ऑफ Y डिवाइड बाय Q ऑफ Y। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल कर देंगे आप, PX अपॉन चेंज इन P ऑफ X। आपको याद है बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी सेम था, बट वहां पर एक ही गुड की डिमांड उसी के प्राइस थे। यहां पर Y गुड की डिमांड है, Y गुड की डिमांड है और X गुड के प्राइस है बच्चों, X गुड के प्राइस है। इसको आप बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी,
का फॉर्मूला ई सी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नोट्स पे आते हैं बच्चों। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the relationship between percentage change in demand of good X with reference to percentage change in price of some other good, example Y। बच्चों आप कैसे भी कर सकते हो, आप डिमांड X की लो या Y की लो, प्राइस अदर गुड का होना चाहिए। अगर आप डिमांड X की लेते हैं तो प्राइस Y का, आप डिमांड Y की ले रहे हैं तो प्राइस X का। चलिए अब एक्स वाई में कुछ भी आ सकता है बच्चों, टी एन कॉफी, कॉक इन पेप्सी, कार इन पेट्रोल, कुछ भी आ सकता है बच्चों। तो आपका फॉर्मूला बना जो हमने डिराइव किया अभी अभी नोट्स में। उसके बाद फॉर्मूला बनने के बाद बच्चों ई सी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, क्यू एक्स ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन क्यू डेल्टा क्यू, पी वाई मतलब ओरिजिनल प्राइस और चेंज इन पी मतलब डेल्टा पी। अब आपको बोल रहा है बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी के टाइप्स, क्रॉस इलास्टिसिटी के टाइप्स। बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप हो सकते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप हो सकते हैं बच्चों। वो 3 टाइप क्या है ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नोट्स पे आते हैं लिखते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बच्चों मैं 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर 1 अगेन पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे बच्चों, अभी एग्जांपल लेके ध्यान से देखना। अब क्या लिखेंगे बच्चों आप, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ, आप बोलेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बोलो ऐसा क्यों बच्चों, क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव क्यों होती है बच्चों, तो क्यों होती है पॉजिटिव, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं टी एंड कॉफी का, टी एंड कॉफी का। बच्चों मान लीजिए प्राइस मैं टी के लेके चल रहा हूं और डिमांड में कॉफी के लेके चल रहा हूं, फिर कॉफी इज वाई एंड टी के प्राइस इज एक्स मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अगर टी के प्राइस, अगर टी के प्राइस मान लीजिए बच्चों 10 से 20 रुपीज हो गए, 10 से कितने हो गए बच्चों 20 रुपीज। जैसे ही टी के प्राइस मार्केट में इंक्रीज हुए 10 से 20, वैसे ही कॉफी की डिमांड बढ़ गई बच्चों 100 यूनिट से मान लीजिए 120 यूनिट्स, 100 से 120 यूनिट्स, और बोल रहे आपको फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी। आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आने वाला बच्चों, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, टी के प्राइस बढ़ रहे हैं और कॉफी की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर आप चेंज निकालेंगे बच्चों, निकालते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड वाई, ठीक है मतलब कॉफी, तो 120 माइनस 100, फॉर्मूला क्या पुट किया आपने, Q1 ऑफ y माइनस Q ऑफ y, ओके। आपका आंसर बच्चों आया 20 यूनिट्स, तो चेंज इन Q इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। अब आप निकालते हैं चेंज इन प्राइस किसके, x की, x बोले तो यहाँ t है, 20 माइनस 10, P1 ऑफ x मतलब t और P इनिशियल प्राइस, ये P है बच्चों, ये P1 है, ये Q है, ये Q1 है, ओके। ये y का है बच्चों, ये x मान के चल रहे हैं। तो आपका आंसर बच्चों आया 10 रुपीज, 10 रुपीज चेंज इन P ऑफ x। अगर आपको बोल रहा है फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी, फाइंड आउट क्रॉस इलास्टिसिटी, और देखिए पॉजिटिव आती है नेगेटिव, तो आपका फॉर्मूला है बच्चों EC का, चेंज इन Q ऑफ y अपॉन Q ऑफ y इनटू P ऑफ x अपॉन चेंज इन P ऑफ x। डिमांड y की है, यहां पे डिमांड हम कॉफी के लेके चल रहे हैं बच्चों, और प्राइस बच्चों ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वांटिटी में चेंज कितना है बच्चों, 20 यूनिट्स निकाला आप लोगों ने अभी। इनिशियल डिमांड कितनी थी बच्चों Q ऑफ y, तो थी 100 यूनिट्स, आपने पुट करना है बच्चों कितना, 100 यूनिट्स, ओके। उसके बाद ओरिजिनल प्राइस कितना है बच्चों 10, 10 पुट कर दिया आपने।
ओरिजिनल 10 पुट कर दिया, उसके बाद चेंज इन भी कितना निकाला बच्चों आपने 10 रुपीज, ये पुट कर दिया आपने 10। ओके, अब सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। सॉल्व करने के बाद 10 10 कैंसिल, 21 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 0.2। बोलो बच्चों आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? आपका कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं आया बच्चों, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। वहां पर पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस ऑफ टी में और डिमांड ऑफ कॉफी में। तो हमेशा जब क्वेश्चन आएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी इज व्हाट, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, आप बोलोगे पॉजिटिव इन केस ऑफ कौन सी गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो सिंपल। चलिए इसके बाद एक बार नोट्स पे आते हैं बच्चों, देखिए when two goods are substitute, then the cross elasticity of demand would be positive. For example, tea and coffee are substitutes. When there is an increase in the price of tea, the quantity demand of coffee will increases, यानी कि more. Conversely, when the price of tea falls, demand of coffee also fall. तो जो रिलेशन है बच्चों देखो कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये बहुत सिंपल था बच्चों, आगे समझ आप लोगों को। इसके बाद आता है बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव कब हो सकती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव कब होती है बच्चों? तो सेकंड टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी का, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे आप, क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है बच्चों? विच आर यूज जॉइंटली, एग्जांपल टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। तो नेगेटिव क्यों होती है? बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड, प्राइस ऑफ वन गुड से टी and demand of other good, say sugar, demand of other good say sugar। बच्चों एक के प्राइस बढ़ते हैं दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, ऐसा ही हमने पढ़ा कि मान लीजिए कार के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है, कार के प्राइस बढ़ेंगे पेट्रोल की डिमांड बच्चों कम हो जाएगी। तो यहां पे आप देख रहे हो कि रिलेशन इनवर्स रहता है, एक गुड के प्राइस में और दूसरी गुड की डिमांड में। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? डायग्राम में आप लोग एक्स पे लिखते हैं बच्चों क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल, मान लीजिए क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल, और प्राइस किसके लेके चल रहे हो बच्चों? आप प्राइस लेके चल रहे हो बच्चों, आप मान लीजिए कार के। तो अगर कार के प्राइस इंक्रीज होते हैं बच्चों P से P1, तो पेट्रोल की डिमांड तो कम हो जाती है बच्चों। तो इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो EC इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि यहां पे रिलेशन जो है बच्चों वो इनवर्स है, एक के प्राइस का और दूसरे की डिमांड का। अब आप नोट्स में देखिए बच्चों क्या लिखा है, when two goods are complementary to each other, the cross elasticity of demand will be negative. कैसे? How? For example, car and petrol. When the price of car increases, demand of petrol also will decrease. उसके बाद लिख रहे likewise when there is decrease in price of car, demand for car falls or increase, and also there would be an increase in the demand of petrol. कहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर कार के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कार की डिमांड बढ़ेगी, और कार की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस की डिमांड भी बढ़ेगी। तो एक का प्राइस जब कम हो रहा है दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, या एक का प्राइस बढ़ रहा है से कार, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो रही है। रिलेशन कैसे है बच्चों? इनवर्स। देयरफॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज
नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब थर्ड केस आता है बच्चों, थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस ध्यान से सुनना बच्चों, क्रॉस इलास्टिसिटी का तीसरा टाइप क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी का जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। बच्चों अगर मैं आपको यह बोलूं कि दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, एक की डिमांड दूसरे के प्राइस। अगर मैं आपको बोलता हूं कि गुड एक्स के प्राइस राइज हो या फॉल हो, गुड एक्स के प्राइस राइज हो या फॉल हो, गुड वाई की जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहे, गुड वाई की डिमांड जो है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। बच्चों एक गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ऐसा तो तब पॉसिबल है जब दोनों गुड्स का आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। कैसे? एग्जांपल देता हूं, हम लिखते हैं पहले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is zero in case of not related या unrelated goods, not related या unrelated goods. For example, price of wheat and demand of clothes, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर व्हीट के प्राइस बढ़ेंगे तो क्लोथ की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। These are not related goods. Hence, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज जीरो when there is change in price of not related goods. मान लीजिए व्हीट का प्राइस चेंज होता है 10% से इंक्रीज होता है, तो क्लोथ्स की डिमांड में कोई फर्क नहीं आने वाला बच्चों, इट रिमेन्स जीरो। तो आप जब ईसी निकालेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो। तो ईसी इज जीरो इन केस ऑफ नॉट रिलेटेड या अनरिलेटेड गुड्स, एग्जांपल व्हीट एंड क्लोथ, कुछ भी आप ले सकते हैं एग्जांपल। तो इस केस में जो डिमांड कर्व बनेगा बच्चों वो बनेगा वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि आप नीचे लिख रहे हैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्लोथ्स और लिख रहे हैं प्राइस ऑफ व्हीट। तो व्हीट के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्लोथ की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। वी कैन से दैट क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो इन केस ऑफ नॉट रिलेटेड या फिर अनरिलेटेड गुड्स। बच्चों समझ में आया आपको? अब नोट्स पे आते हैं बच्चों। थर्ड टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, व्हेन टू गुड्स आर इंडिपेंडेंट गुड्स, मतलब नॉट रिलेटेड गुड्स, उस केस में ईसी क्या होगा? जीरो। इंडिपेंडेंट में आप बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल स्कूटर एंड टेलीविजन, द चेंज इन प्राइस ऑफ एनी वन कॉमोडिटी डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन डिमांड फॉर अदर कॉमोडिटी। उस केस में आप बोलोगे बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो। ये थे मेन तीन टाइप्स, क्रॉस इलास्टिसिटी के मेन तीन टाइप्स। अब यहां पर दो एक्सट्रीम टाइप और हैं बच्चों, यहां पर दो एक्सट्रीम दो टाइप और है बच्चों, वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ टाइप, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बच्चों सब्स्टिट्यूट तो सुना है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बच्चों सब्स्टिट्यूट सुना है टी एंड कॉफी, पर टी कॉफी में माइनर डिफरेंस तो है, कॉक एंड पेप्सी माइनर डिफरेंस तो है कॉक और पेप्सी में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, 100% आइडेंटिकल हो। उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी? एग्जांपल क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं बच्चों, एग्जांपल के मैंने ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल ऑफ रिलायंस एंड पेट्रोल ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे, आप एचपी से भरवा लीजिए या रिलायंस से भरवा लीजिए या फिर इंडियन ऑयल से भरवा लीजिए, सबका पेट्रोल 100%
आइडेंटिकल है, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन से पंप का कौन से ब्रांड का पेट्रोल, राइट। इन्हें बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो इस केस में माइनर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एनी पेट्रोल would render the demand for that petrol to zero and would bring about an infinite increase in demand for other petrol। अगर एक ब्रांड के पेट्रोल में हल्का सा भी चेंज हुआ, उसकी डिमांड लोग जीरो कर देंगे, और जो उससे अदर रिलेटेड सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दूसरे ब्रांड का ऑयल, उसकी डिमांड कितनी भी बढ़ा सकते हैं। माइनर इंक्रीज इन प्राइस, ना के बराबर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्राइस में 0.1% का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो हुआ ना। और दूसरा पेट्रोल जो इंडियन ऑयल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट क्या पूरा आइडेंटिकल है, तो उसकी डिमांड लोग बहुत ज्यादा ही बढ़ा देंगे, और जो जिसके प्राइस इंक्रीज हो उसकी डिमांड बिल्कुल ही जीरो कर देंगे। इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट बट पॉजिटिव। बट पॉजिटिव पे ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो लिखा हुआ है when the two goods are perfect substitutes then cross elasticity of demand is positive infinity। पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब कि कितना भी चेंज आएगा बट पॉजिटिव में आएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी बच्चों, कैसी होगी? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, when two goods are perfect complementary goods, when two goods are perfect complementary goods। अब ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सुना है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हमने अब तक ये पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी नेगेटिव होती है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है बच्चों। बट अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, सर कार पेट्रोल क्या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि कार पेट्रोल वाली गाड़ी में आप सीएनजी लगा के चलाओ चल जाएगी, है ना। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं बोल सकता उसको। पर अगर मैं बोलता हूं आप शूज, पेयर ऑफ शूज आप पहनते हो, लेफ्ट पेयर ऑफ शू और राइट पेयर ऑफ शू, आपका लेफ्ट वाला शू और राइट वाला शू दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? क्या आप बोल सकता हूं मैं आपको कि लेफ्ट में जो आपने शू डाला है उसकी जगह दूसरे वाले शू का राइट पेयर डाल? नहीं बच्चा, एक फॉर्मल शू लेफ्ट वाला, राइट वाला कैजुअल शू आप डाल लेंगे क्या? तो दोनों सेम शू, लेफ्ट और राइट पेयर ऑफ शू बोथ आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। एक आपका लेफ्ट वाला शू गुम हो जाए अब राइट वाले शू का कोई यूज नहीं है। तो बोथ द शू लेफ्ट एंड राइट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ रहे हैं? इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, बट इनफाइनाइट नेगेटिव। इनफाइनाइट नेगेटिव याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू पक्का बन सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। ओके चलिए, हमने पढ़ा बच्चों अभी सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है? पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव, और नॉट रिलेटेड गुड्स में जीरो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव बट इनफाइनाइट तक जा सकती है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव इनफाइनाइट हो सकती है। उसके अलावा हमने आज पढ़ा इनकम इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव, इंफीरियर और गिवन गुड्स में नेगेटिव, और नेसेसिटी गुड्स में जीरो। ठीक है, ई वाई और ई सी हम लोगों ने पढ़ लिया विद हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज एंड एग्जांपल्स। इसके बाद बच्चों, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक, फिर डिमांड फोरकास्टिंग शुरू होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक टॉपिक बचता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। बच्चों आपको पता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो डिमांड में चेंज नहीं आता। सब लोग बोलते हैं सेल्स प्रमोशन करो, एडवर्टीजमेंट करो, डिमांड बढ़ेगी, बोलते हैं ना। एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, मान लीजिए आपने एडवर्टीजमेंट पे पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% का इंक्रीज किया और आपकी डिमांड में 50% की इंक्रीज हो गई, आपको फायदा हुआ एडवर्टीजमेंट करने से। तो एडवर्टीजमेंट करने से भी
डिमांड में रिस्पॉन्स आता है। अगर एडवर्टीजमेंट करने से डिमांड में रिस्पॉन्स आता है तो उसको मेजर भी कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर कर रहे हो, उसे मैं नाम दूंगा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का। क्या नाम दूंगा बच्चों? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट elasticity of demand is the degree of response of demand due to change in advertisement expenditure। अपनी सेल्स प्रोडक्ट की आप बढ़ाना चाहते हैं और आपने एडवर्टीजमेंट करी तो कितना सेल्स में चेंज आया ड्यू टू एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज आने की वजह से, उससे बोलेंगे हम एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। बच्चों जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट आप करेंगे उतनी ज्यादा डिमांड में रिस्पॉन्स आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। नहीं करेंगे एडवर्टीजमेंट, डिमांड में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जीरो भी हो सकती है। एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा ही आप कर रहे हैं तो डिमांड में भी इनफाइनाइट चेंज आ सकता है, तो इनफाइनाइट भी हो सकती है। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट ग्रेटर द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं। एडवर्टीजमेंट आप बढ़ाएंगे आपके सेल्स में इंक्रीज ही आएगा, डिक्रीज नहीं आने वाला। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी वेरीज बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट लाई करता है 0 से लेकर इनफाइनाइट। गुड एडवर्टाइजिंग will result in positive shift in demand for product. Advertisement elasticity of demand, AED, is used to measure the effectiveness of this strategy in increasing the demand versus its cost. जितना आपने खर्चा किया एडवर्टीजमेंट की, उसमें जो खर्चा किया उस खर्चे की वजह से आपके डिमांड में रिस्पॉन्स भी आना चाहिए और वो बढ़ता ही है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट, जितना आपकी सेल्स में चेंज आया डिवाइड बाय जितना आपकी एडवर्टीजमेंट में आपने खर्चे में चेंज किया था, उन दोनों का रेशियो जो है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होगा बच्चों? अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया लेकिन डिमांड में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, चेंज नहीं आया। डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसे बोलेंगे आप EA, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने जो एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया है, जितना भी इंक्रीज किया है, उससे कम चेंज डिमांड में हुआ है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसे आप बोलेंगे लेस देन 1। दूसरा केस, आपने 10% खर्चा बढ़ा दिया, जितना पहले कर रहे थे उससे 10% खर्चा और बढ़ा दिया एडवर्टीजमेंट पे, तो आपने ये देखा कि मेरी डिमांड भी 10% से प्रोडक्ट की बढ़ गई है मार्केट में, दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिटरी। ओके, सेम एज EA मोर देन 1 भी बच्चों आ सकता है। अगर आपने एडवर्टीजमेंट में 10% इंक्रीज किया है खर्चे में और आपकी डिमांड में 40% का इंक्रीज आ गया, दैट इज EA मोर देन 1। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट लाइज करता है बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेके इनफिनिट तक आपका आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो as far as a business firm is concerned, measure of advertisement elasticity is useful in understanding the effectiveness of advertisement and determining the optimum level of advertisement expenditure। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप जब बिजनेस करते हैं या कोई फॉर्म चला रहे हैं, कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आप लोग जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपको नहीं पता होता कितना खर्चा करना पड़ेगा। आप एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का यूज कर सकते हैं, ये टूल है, इसका आप यूज कर सकते हैं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कितनी एडवर्टीजमेंट मेरे को करनी चाहिए, तो आप इलास्टिसिटी निकालते हैं कि मैं इतनी ऐड कर रहा हूं तो इतना डिमांड में चेंज आ रहा है, इतना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहा हूं उतना डिमांड में चेंज आ रहा है। तो उससे आप अपना रिस्पॉन्स देख सकते हो कि डिमांड का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा कब आ रहा है, मेरे लिए ऑप्टिमम, मेरे लिए एफिशिएंट खर्चा क्या होगा जो मुझे करना चाहिए एडवर्टीजमेंट तक मेरा डिमांड में रिस्पॉन्स आता है। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर बिजनेस टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना मुझे करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी,
इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये मेन टाइप्स थे। उसके अलावा हम लोगों ने आज किया एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, बहुत छोटा टॉपिक था। यहां तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है बच्चा। रिवाइज करने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, दैट इज डिमांड डिस्टिंक्शंस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ये 2 टॉपिक करते यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, यूनिट 1 आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम यूनिट 2 पे आएंगे, सप्लाई इलास्टिसिटी सप्लाई पे। ठीक है बच्चों, अभी हमने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, डिमांड डिस्टिंक्शंस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, दोनों टॉपिक नए हैं बच्चों। नए टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करते हैं, नए टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान करना है बच्चों, पुराने वाले पे भी और नए पे और ज्यादा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।